डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के पास्ट पेपर्स में से 9th क्लास बायोलॉजी पेपर 1 ईयर 2024 को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 को देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास एक पिक्चर गिवन है और इस पिक्चर के अंदर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। स्कल है नज़र आ रहा है, एक रिसर्चर है और एक कुछ बोन्स हैं। इनको अब हमने जो है वो देखते हुए नीचे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको आंसर करना है। पूछा जा रहा है द रिसर्चर इन द गिवन इमेज कैन बी आइडेंटिफाइड एज हिस्टोलॉजिस्ट, यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। टेक्सोनोमिस्ट यानी नेमिंग के लिए जो टेक्सोनोमिस्ट है वो नोमेनक्लेचर वगैरह और इस तरह अरेंजमेंट करते हैं डिफरेंट टेक्सास में। इसी तरह पैलेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फॉसिल्स और जो रिमेन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के, उनको स्टडी करते हैं। या बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे टेक्नोलॉजी यानी कि उनकी मॉडिफिकेशन करते हैं, उनके अंदर चेंजेस करते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इनमें से ये रिसर्चर जो है ये कौन हो सकता है? तो बेसिकली स्कल और बोन से पता चल रहा है कि एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के ये जो हैं फॉसिल्स को स्टडी कर रहा है। तो पैलेंटोलॉजिस्ट जो है ये ट्रू ऑप्शन है, सी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 2 पे मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है इन कंट्रास्ट टू मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के बरखिलाफ यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है यानी बहुत सारे सेल्स के मिलने से जो बनते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के बरखिलाफ जो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन ऑप्शन में से क्या करते हैं? शो डिवीजन ऑफ लेबर एट ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो तो आपको यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता। बी है आर इंटायरली एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट। तो ये हमें पता है कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटायरली एक्सपोज होते हैं इन्वायरमेंट से और डायरेक्ट ही गैशियस एक्सचेंज वगैरह और वेस्ट का एक्सचेंज करते हैं। हैव कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो मल्टी सेलर का करेक्टर है। ऑलवेज रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, ये भी मल्टी सेलर हैं। मोस्टली एसेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। तो बी ऑप्शन जो है आर इंटायरली एक्सपोज टू इन्वायरमेंट, ये ट्रू है हमारे पास। बी ऑप्शन को आप जो है वो मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? टेम्परेचर ऑफ अ रूम इंक्रीज बाय 5 डिग्री सेल्सियस, फ्लावर इन एन ऑर्किड हैव राउंड शेप्ड पेटल्स, द ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड इंडिकेट दैट इट इज स्टेल, the rate of reaction increased twice by increasing the enzyme concentration, the correct pair of qualitative observation। ठीक है, आपने ऑब्जर्वेशन दो टाइप्स की स्टडी की हैं। एक क्वालिटेटिव होती है जिसमें हम क्वालिटी जस्ट बताते हैं। क्वालिटी से मुराद है कि ऐसी मेजरमेंट जिनको हम किसी स्केल के ऊपर मेजर नहीं कर सकते। मतलब उनको हम ये नहीं बता सकते कि अगर किसी चीज़ का कलर वाइट है तो कितना वाइट है, या अगर कोई चीज़ ब्लैक है तो कितनी ब्लैक है, या अगर कोई चीज़ अच्छी है तो कितनी अच्छी है। वहीं पे अगर हम क्वांटिटेटिव देखें तो उसमें ऐसे करैक्टर होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ है, जैसे विड्थ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन सा पेयर जो है वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का है इनमें, तो फ्लावर टेम्परेचर जो है इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो ये क्वालिटेटिव नहीं है। फ्लावर जो है वो राउंड शेप पेटल हैं, तो ये हमारे पास जो है ये एक क्वालिटेटिव जो है ये क्वालिटी है कि उसकी शेप किस तरह की है। इसी तरह द ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन पीस ऑफ ब्रेड इंडिकेट दैट इट इज़ टेल, ये भी हमारे पास जो है ये एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, इसमें भी कोई क्वांटिटी नहीं है मेंशन। अगर फोर्थ को देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ट्वाइस बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम कंसनट्रेशन। अब इसमें हमें जो है वो हम मेजर कर पा रहे हैं कि ट्वाइस हो रहा है, ठीक है, उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करने से, एंजाइम की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करने से रेट ट्वाइस हो रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रू है। 2 और 3 जो हैं उसमें क्वालिटी जस्ट मेंशन है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो सी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं फोर्थ एमसीक्यू पे।
MCQ नंबर 4 को देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है जिसमें टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिखे गए हैं। तो नीचे से क्वेश्चन को आप रीड करते हैं। इफ़ 3 स्टूडेंट विद ब्लड ग्रुप A and 4 स्टूडेंट विद ब्लड ग्रुप B लीव द क्लास while 2 स्टूडेंट विद ब्लड ग्रुप O join the class, then which blood group student are present least in number? अब वो कह रहे हैं कि 3 स्टूडेंट जो हैं वो A ब्लड ग्रुप के और 4 स्टूडेंट जो हैं वो ब्लड ग्रुप B के अगर लीव कर देते हैं क्लास को और 2 स्टूडेंट जो हैं वो O ब्लड ग्रुप के ज्वाइन करते हैं तो किसकी जो कंसंट्रेशन है वो सबसे कम होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो B में से आपने 4 स्टूडेंट माइनस करने हैं। B में से अगर आप 4 स्टूडेंट माइनस करेंगे, अभी कितने हैं 20 में से 4 जाएंगे तो 16 रह जाएंगे आपके पास B के। और A में जो है वो आपके पास 25 हैं, उनमें से अगर हम 3 स्टूडेंट निकालेंगे तो वो भी हमारे पास 22 रह जाएंगे। और O में आपने 2 जो हैं वो ऐड करने हैं, तो O में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो अभी कितने हैं 15। यहाँ पे हमें 15 से उसकी लाइन जो है वो मैच होती नज़र आ रही है, ये देखें। तो ये 15 में 2 ऐड करें तो कितने बन जाएंगे, ये 17। और B में से 4 निकाले थे तो हमारे पास कितने रह गए थे 16। तो इस वजह से यहाँ पे B ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रू है, यानी C ऑप्शन यहाँ पे भी ट्रू है कि B ब्लड ग्रुप जो है उसके बच्चे सबसे ज़्यादा कम हो जाएंगे अगर हम 4 स्टूडेंट B ब्लड ग्रुप के निकाल देंगे और O ब्लड ग्रुप में 2 स्टूडेंट ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं MCQ नंबर 5 पे। 5th MCQ को देखें तो इसमें हमें एक टेबल दिया गया है और उसके अंदर डिफरेंट करैक्टर दिए गए हैं, स्ट्रक्चर करैक्टर एक ऑर्गेनिज्म के। तो अगर हम देखें तो ये टेबल है, सेल वॉल प्रेजेंट है, इट्स मीन के एनिमल किंगडम नहीं हो सकती क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इट्स मीन के यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट है, इट्स ओके। मल्टीसेलरिटी जो है वो एब्सेंट है। अब मल्टीसेलरिटी एब्सेंट है, ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करैक्टर है यहाँ पे कि सेलुलर नहीं है, इट्स मीन यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर है तो 2 ही किंगडम जो हैं वो मेनली यूनिसेलुलर में आ जाते हैं, एक प्रोटिस्टा और एक मोनरा। तो यूनिसेलुलर में ये 2 आते हैं, लेकिन अब हमें एक और जो करैक्टर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना, ये बता रहा है कि चीज़ जो है वो प्रोकैरियोटिक नहीं है। मोनरा जो है वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इट्स मीन अब प्रोटिस्टा ही बचा, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है, हम ए को मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 6 पे। 6th MCQ को देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक क्लासिफिकेशन दी गई है जिसमें किंगडम एनिमेलिया है, उसमें जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो मेंशन हैं। इसी तरह अगर हम फाइलम देखें तो आर्थ्रोपोडा है, उसके अंदर भी कुछ कम हो गई हैं। अब हम ये जो है वो स्पेसिफिक स्पीशी की तरफ मूव कर रहे हैं, ऊपर जनरल है, नीचे को स्पेसिफिक की तरफ मूव करते जा रहे हैं और इस वजह से कम होती जा रही हैं। जीनस में हमारे पास मस्का है और स्पीशी जो है वो डोमेस्टिका है। तो अब क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्लासिफिकेशन द एनिमल विच शेयर द मोस्ट कॉमन करेक्टरिस्टिक्स विद हाउस फ्लाई इज़ अ। तो मोस्ट कॉमन करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको पता है जीनस के अंदर 2 स्पीशीज़ दी गई हैं, वो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ मोस्ट कॉमन करेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रही हैं, इसी वजह से जीनस तक वो एक दूसरे के साथ चलती आई हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी दोनों मेंशन हैं, किंगडम के अंदर भी, फिर फाइलम के अंदर भी दोनों मेंशन हैं, जीनस के अंदर भी दोनों मेंशन हैं। उसके बाद स्पीशी लेवल पे दोनों डिफ़र कर गई हैं, लेकिन जीनस तक सेम चलती आई हैं। तो बुश फ्लाई जो है इस वजह से सेम करैक्टर जो हैं वो शो कर रही है ज़्यादा बट हाउस फ्लाई के साथ। तो सी ऑप्शन जो है इसको हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब हम 7th MCQ पे मूव करते हैं। 7th MCQ में पूछा जा रहा है द सेट ऑफ स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट मोनोकोट प्लांट इज़। इनमें से कौन कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो मोनोकोट प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर सबसे पहले हम देखें तो पेटल्स की तादाद है, हमें पता है मोनोकोट के अंदर मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों में इसमें 6 हैं और इसमें 5 हैं। इट्स मीन 1 जो है ये मोनोकोट का है
जो सेकंड है वो मोनोकोट का नहीं है। इसी तरह अगर हम विनेशन की बात करें तो मोनोकोट के अंदर पैरेलल विनेशन होती है। यहाँ पे आपको पैरेलल विनेशन इसमें मिलेगी, ये वाला पैरेलल विनेशन नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि सेंट्रल एक मेन ब्रांच एक मेन है, उसके बाद साइड पे ब्रांचेस निकली हुई हैं। और अगर हम वास्कुलर बंडल्स की बात करें तो स्कैटर्ड होते हैं वास्कुलर बंडल मोनोकोट्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये फिफ्थ स्ट्रक्चर जो है ये स्कैटर्ड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे अरेंज्ड हैं। तो इट्स मीन कि हमारे पास 1, 4 और 5 जो स्ट्रक्चर हैं ये मोनोकोट के हैं। तो इसको अगर हम देखें किसमें मेंशन किया गया है 1, 4, 5 को, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन के अंदर मेंशन किया गया है। तो बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। अब हम 8th MCQ को डिस्कस करते हैं। In 2011, Western black rhinoceros were declared as critically endangered animal due to their overhunting. Which of the following conservation measure is the most effective in preventing rhinoceros from extinction? Vaccination them regularly, introducing different species in their habitat, attaching metal tag to identify them as endangered animal, D है establishing सेंचुरीज वेयर ह्यूमंस इंटरफेरेंस वुड बी लिमिटेड। तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास ये ट्रू है, क्योंकि अगर हम ह्यूमंस की इंटरफेरेंस को कम कर देंगे और एक उनको ऐसा माहौल दे देंगे, हैबिटेट अवेलेबल कर देंगे जिसके अंदर वो इजीली रिप्रोड्यूस कर सकें, तो ये उनको बचाने का बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट अब हम 9th MCQ को देखते हैं। 9th MCQ में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल शोन इन द डायग्राम। अगर हम ऑर्गेनेल को देखें तो इसमें डबल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। उसके बाद हमारे पास ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको हम थैलेकॉइड बोलते हैं। उसके बाद जो है अगर हम पूरे स्टैक की बात करें तो ये ग्रेनम कहलाता है। और इसी तरह जो ये हमारे पास जगह है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ये जो पूरा एक ऑर्गेनेल दिखाया गया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्लोरोप्लास्ट को। ये तमाम करैक्टर या ये तमाम स्ट्रक्चर जो हैं ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन होना, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होना और इसी तरह स्ट्रोमा और ग्रेनम वगैरह प्रेजेंट होना। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 10th MCQ पे। 10th MCQ है इन द सेल Golgi apparatus lie near endoplasmic reticulum because Golgi apparatus option A है provide mechanical strength to the endoplasmic reticulum, receive and utilize ATP molecule from the endoplasmic reticulum, modify and packages protein produced by endoplasmic reticulum, या control the movement of substance in and out of the endoplasmic reticulum। तो अगर आपने इसके फंक्शंस को पढ़ा हो गोल्जी apparatus के, तो आप इजीली इनमें से जो है ट्रू ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गोल्जी apparatus जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है उसको मॉडिफाई करती है और उसकी पैकेजिंग करती है। यानी कि समझें ये TCS सेंटर है, इसने मॉडिफाई भी करना है और पैकेजिंग करनी है प्रोटीन की जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोड्यूस की हैं। तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रू है। 11th MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एग्जाम्पलीफाई द प्रोसेस ऑफ एक्जोसाइटोसिस इन अ सेल। एक्जोसाइटोसिस का आपको मतलब पता है सेल के अंदर से जो मटेरियल निकालने का प्रोसेस है वेस्ट मटेरियल को। तो फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया बाय वाइट ब्लड सेल ये तो एंडोसाइटोसिस में आ जाएगा। सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम बाय पैंक्रियाटिक सेल। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें सेक्रीट आउट कर रहा है, तो इट्स मीन कि ये ट्रू है। नेक्स्ट भी आगे हम देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज अगेंस्ट द ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन। तो इसमें जो है एक्जोसाइटोसिस तो नहीं है, ये तो सिंपल हमें जो है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है नज़र आ रही है यहाँ पे। डी की बात करें तो मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयन फ्रॉम न्यूरॉन थ्रू सोडियम पोटाशियम पम्प्स। तो ये भी हमें जो है वो एक्जोसाइटोसिस इसमें नहीं नज़र आ रही है। अगेन सोडियम पोटाशियम पम्प्स यूज़ हो रहे हैं। तो बी जो है हमारे पास सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम बाय पैंक्रियाटिक सेल, ये ट्रू ऑप्शन है, इसको हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब हम 12th MCQ पे मूव करते हैं। 12th MCQ में पूछा जा रहा है द स्पेसिमन दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर अ सैंपल ऑफ एपिथेलियल लेयर,
या अ कल्चर ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, अ मूविंग अमीबा इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अ पीस ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। इनमें से कौन कौन से जो हैं उनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं एक माइक्रोस्कोप के अंदर। तो माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये आपको भी पता है कि हम इजीली जो हम इसमें से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो तो पहला है सैंपल ऑफ एपिथेलियल लेयर, ठीक है। इजीली लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है कल्चर ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये हम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह मूविंग अमीबा, ये भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, पीस ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, तो ये जो टिश्यूज़ की टाइप हैं उनको हम इजीली इसके अंदर जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इजीली हम अंदर के स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया की बात करें तो वो पूरा एक ऑर्गेनिज़म है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर, और वो भी पूरा एक कल्चर है, और उसकी रिप्रोडक्शन को हमने जो है अमीबा की वो ऑब्ज़र्व करना है। और इसी तरह अगर हम 3 में देखें तो मूविंग अमीबा, जो कि एक पूरा ऑर्गेनिज़म है, वो भी मूव कर रहा है और उसको हमने वाटर के अंदर जो है ऑब्ज़र्व करना है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक लेयर है टिश्यूज़ की, उसको हम इजीली हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास, सॉरी सी नहीं, यहाँ पे 1 और 4, बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। तो बी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 13 एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 13 को देखें तो हमारे पास जो है एक टेबल है, शो फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर पी क्यू एंड आर इन लिविंग थिंग्स। अब इसको हम ज़रा ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। ट्रांसपोर्ट, पी जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल को, क्यू ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, और आर ऑब्ज़र्व कर रहा है वाटर को थ्रू ऑस्मोसिस। तो पी के अंदर हमारे पास इनमें से किसका फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है वो जाइलम का ही फंक्शन है, तो पी में जाइलम ठीक है। क्यू जो है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना रेड ब्लड सेल का काम है, ये भी ठीक है। आर को देखते हैं, आर का क्या है, अब्जॉर्ब सराउंडिंग वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, तो ये रूट का काम है, रूट हेयर सेल, बिल्कुल ट्रू है। बाकी में अगर देखें तो बी में जो है वो पी का ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रेड ब्लड सेल का काम नहीं होता। इसी तरह सी रूट हेयर सेल का भी ट्रांसपोर्ट वाटर मॉलिक्यूल को करना काम नहीं है, और डी में भी रूट हेयर सेल ही है। तो ये ए ऑप्शन जो है, इसमें तीनों के पी क्यू आर के सही नेम दिए गए हैं जिन जिनका ये काम करते हैं उसके हिसाब से। तो ए ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 14 पे। 14th एमसीक्यू को देखें तो इसमें जमाल कैलकुलेटेड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ऑफ 4 डिफरेंट साइज ऑफ पोटैटो क्यूब्स ABCD and plotted the given graph to analyze the result. With reference to the graph, potato cube that has more efficient rate of diffusion is. तो यहाँ पे एक साइड पे ग्राफ में लेंथ है वन साइड ऑफ क्यूब, और दूसरी साइड पे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है। तो उन्होंने पूछा है ग्राफ के रेफरेंस से हमें बताएं कौन सा पोटैटो क्यूब जो है वो मोर एफिशिएंट रेट ऑफ डिफ्यूजन शो करेगा। तो हमें पता है जितना जो है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होता है उतना ही एफिशिएंट जो है वो, यहीं पे ऑप्शन पे हमने मार्क करना है, उतना ही एफिशिएंट होता है डिफ्यूजन के लिए वो चीज़ जिसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा हो। तो ए ऑप्शन जो है इसको आपने मार्क करना है। अब हम जो है 15th एमसीक्यू पे मूव करते हैं। 15th एमसीक्यू को देखें तो इसके अंदर हमें एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है जो जिसमें हम वाटर की ब्रेकडाउन देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें द इलेक्ट्रॉन रिजल्टेड इन द गिवन रिएक्शन आर गेन बाय, यानी हाइड्रोलिसिस जो कि वाटर की ब्रेकडाउन है, फोटोसिंथेसिस जब शुरू होती है तो उसमें लाइट एनर्जी की मदद से वाटर की हाइड्रोलिसिस होती है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वो वाले इलेक्ट्रॉन का हमने बताना है कि वो कौन गेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन फिक्सेशन में, या ऑक्सीजन ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन में, या क्लोरोफिल इन फोटोसिस्टम, या एडीपी इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आपने पढ़ा होगा कि जब लाइट पड़ती है तो जैसे ही वाटर की हाइड्रोलिसिस होती है, पहले फोटोसिस्टम में से इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी लेवल पे जो है रेस किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है,
उस होल को फिल करने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो क्लोरोफिल इन द फोटो सिस्टम का होल जो क्रिएट हुआ होता है इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से, उसको जो है वो फिल करता है। तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रू है, यानी क्लोरोफिल इन द फोटो सिस्टम जो है वो गेन करेगा। नेक्स्ट अब हम 16th MCQ को देखेंगे। 16th MCQ में पूछा जा रहा है, सपोज ATP सिंथेसिस इज स्टॉप्ड इन एन इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट, दिस मे हैपन ड्यू टू। ATP की सिंथेसिस जो है वो रुक गई है किसी वजह से, हालांकि लाइट मिल रही है क्लोरोप्लास्ट को फिर भी, तो इसकी क्या वजह है? डैमेज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, डिनेचरेशन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन स्ट्रोमा है, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट है, एक्सेसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलेकॉइड स्पेस। तो इनमें से कौन सा जो है वो प्रोबेबल आंसर हो सकता है? तो हमें पता है कि एक ही वजह है मेन, कि डैमेज हो गई है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जहाँ पे लाइट रिएक्शन होना है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि अगर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो लाइट रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इवन के लाइट मौजूद भी हो तो भी। तो ए ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। 17th MCQ को देखते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स। अब एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट ATP जो है ये उसी की सिस्टर ही समझ लें इसको, डाइफॉस्फेट फिर मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे हमें डाइफॉस्फेट का बताया गया है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट, और एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो आपको पता है वाटर के साथ रिएक्ट करके एक फास्फेट जो है इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज़ हो जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसके नतीजे में मोनोफॉस्फेट यानी डाई है, 2 फास्फेट हैं, एक अब जो है वो टूट गया, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो इनऑर्गेनिक फास्फेट बन गया, तो बाकी मोनोफॉस्फेट रह गया। इट्स मीन के हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे ट्रू है। यहाँ पे आपने डी ऑप्शन को सर्कल कर लेना है। इस तरह से जो है वो 3 फास्फेट बॉन्ड आपस में तीन फास्फेट ग्रुप्स को ज्वाइन करवाए हुए होते हैं। इस वाले को रेस कर दें, लास्ट वाले को। जब ये वाला टूटता है तो डाईफॉस्फेट रह जाता है, डाईफॉस्फेट में से ये वाला टूटेगा तो फिर मोनोफॉस्फेट सिर्फ बचेगा। अब हम 18th MCQ को देखते हैं। 18th MCQ जो है इसमें पूछा जा रहा है, कंसीडर द गिवन वर्ड इक्वेशन। ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ग्लूकोज से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एनर्जी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। द ऑप्शन दैट शो इक्वेशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड इन यीस्ट। अब हम एनारोबिक को देखें तो यहाँ पे पहली और दूसरी जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। आपको पता है ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनना, इसे हम लैक्टिक या इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं, और इसी तरह एथेनॉल बनना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसको हम बोलते हैं। बाकी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी ये वाली हमारे पास तो फोटोसिंथेसिस की जो है वो इक्वेशन है। तो पहली 2 इक्वेशन में से अब ह्यूमन के अंदर कौन सी होती है और यीस्ट के अंदर कौन सी होती है? तो हमें याद होना चाहिए इसके कि जो ह्यूमन है उसके अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है, और जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट के अंदर होती है उसमें अल्कोहल यानी एथेनॉल प्रोड्यूस होती है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हम जब केक्स को बेक करते हैं तो उसमें भी हम इसी को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के बबल क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से केक जो है वो फूल जाता है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है वो यीस्ट के अंदर हो रही है, यीस्ट हम डाल के ब्रेड को राइज़ करवाते हैं, जबकि जो लैक्टिक एसिड वाली है वो ह्यूमन के अंदर होती है, जिसमें हमें क्रैम्प्स वगैरह होते हैं जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास जो है वो ट्रू है। अब हम 19th MCQ पे मूव करते हैं। 19th MCQ को अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है, द गिवन ग्राफ शो वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम ग्राफ को देखें तो इसमें हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि शुरू में लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रही है,
लेकिन आफ्टर सम टाइम जो 2 वाला सिनेरियो है उसके अंदर जो है फोटोसेंसिस इंक्रीज़ होना बंद हो गई है, जबकि लाइट इंटेंसिटी स्टिल इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द लिमिटिंग फैक्टर इन लेबल पार्ट 1 एंड 2 इज़। अगर हम पार्ट 1 को देखें तो इसमें हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने से रेट ऑफ फोटोसेंसिस इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, बाकी फैक्टर्स की हमें यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है। लाइट इंटेंसिटी का पता है कि वो बढ़ रही है तो रेट ऑफ फोटोसेंसिस भी इंक्रीज़ हो रहा है। इट्स मीन के नंबर 1 में लाइट इंटेंसिटी ही हमारे पास जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है। अगर नंबर 2 को देखें तो इसमें हमें नज़र आ रहा है वाज़े तौर पे कि लाइट इंटेंसिटी तो बढ़ रही है लेकिन स्टिल फोटोसेंसिस नहीं बढ़ रही। इट्स मीन इस बार लाइट इंटेंसिटी जो है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, उसके बढ़ने से रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई और लिमिटिंग फैक्टर है। और वो लिमिटिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं? फोटोसेंसिस में आपको पता है लाइट के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर चाहिए होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर जो हैं ये हमारे पास नंबर 2 पे लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास ट्रू है। बाकी ऑप्शंस को भी आप कंसीडर कर लीजिए, उसके अंदर जो है वो इस तरह से आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। एक बार आप देख लें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर ए में नहीं है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र ही नहीं है, ना टेम्परेचर का। सी में लाइट इंटेंसिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट का तो है, कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र नहीं है, वाटर का भी कोई जिक्र नहीं है। दैट्स वाई 1 जो ए ऑप्शन है वही ट्रू है। 20 MCQ को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है केल्विन साइकिल अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बिकॉज स्ट्रोमा कंटेन required enzyme, DNA and ribosome, photosynthetic pigment, ATP synthase complex। तो आपको पता है कि 20 जो स्ट्रोमा है उसके अंदर क्यों होता है ये केल्विन साइकिल, जो कि डार्क रिएक्शन है बेसिकली। तो इस वजह से कि इसके अंदर रिक्वायर्ड एंजाइम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये यहाँ पे होता है। ए ऑप्शन जो है हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट अब हम जो है 21 MCQ को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द फंक्शन ऑफ एपीग्लोटिस इज़ टू। एपीग्लोटिस आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, उसका क्या फंक्शन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर? तो मॉइस्ट एंड वार्म द इनकमिंग एयर, ये तो आपको पता है नोज़ का काम है, नोज़ के अंदर जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं। नंबर बी है कीप द एयर वे ओपन ऑल द टाइम, तो ये भी नोस्ट्रिल जो हैं वो ओपन रख रहे हैं। सी है फिल्टर डस्ट पार्टिकल एंड किल बैक्टीरिया, इसके लिए भी हमारे नाक के अंदर म्यूकस और हेयर मौजूद हैं। डी है प्रिवेंट द फूड पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया, तो ये है एपिग्लोटिस का मेन काम, ये ऊपर कवरिंग के तौर पे जो है एक्ट करता है। जब फूड पार्टिकल आते हैं तो वो इसको पुश करके सांस की नाली के ऊपर एज आ कवर के तौर पे बंद कर देते हैं उसको, और फूड जो है वो डायरेक्ट जो है वो गुलेट या इसोफेगस जो भी आप उसे बोलें उसमें चला जाता है। तो डी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है, यहाँ पे डी ऑप्शन को मार्क करें। अब हम 22 MCQ को देखते हैं। इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द हाइपर सिक्रीशन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस काजेज द डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज ब्रोंकिट्स। बिल्कुल ऐसे ही है जी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए तो कुछ बीमारियां डेवलप करती हैं, जैसे कि ब्रोंकिट्स है। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर काज ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस एक्सेप्ट वायरल इन्फेक्शन। जी बिल्कुल, वायरल इन्फेक्शन से भी जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी होता है, माल फंक्शनिंग ऑफ सीलिया या हाइपर एक्टिविटी ऑफ गोबलेट सेल। तो यहाँ पे हमें पता है कि माल फंक्शनिंग ऑफ सीलिया जो है ये क्या है, बेसिकली सीलिया का काम होता है कि जो डस्ट पार्टिकल हमारी एयर पैसेज वे के थ्रू चले गए हैं उनको ये सीलिया प्रोपेल करते हैं, बीट करके ऊपर नीचे को, ये उस नाली के अंदर से, एयर पैसेज वे के अंदर से, अगर मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, इस तरह ये साइडों पे बीट कर रहे होते हैं ऊपर की तरफ नीचे से, और जो भी म्यूकस में या मिट्टी वगैरह जो अंदर चली गई है उसको जो है ऊपर की तरफ लेके आते हैं। तो फिल्टर जो माल फंक्शनिंग ऑफ सीलिया है उससे म्यूकस की प्रोडक्शन ये कोई भी रीज़न नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है इसके नतीजे में म्यूकस प्रोड्यूस नहीं होगा।
बाकी जो हैं वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या हाइपर एक्टिविटी ऑफ गोबलेट सेल, इन तमाम के नतीजे में म्यूकस की ओवर प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 23 MCQ पे। 23 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया द गिवन इमेज शो द कंपैरिजन ऑफ हेल्दी एंड डिजीज एल्वियोलर सैक 1 and 2 इन ह्यूमंस। 1 को देखें, इसके अंदर जो है हमें एक तो एल्वियोलर वाल जो हैं वो तो थिक हैं, लेकिन उसके अंदर मसला क्या है, फ्लूइड और ब्लड सेल जो हैं वो आ गए हैं। और वहीं पे अगर हम नंबर 2 को देखें तो इसमें डैमेज हुई हैं, उसकी वाल जो हैं वो आलमोस्ट जो हैं रप्चर्ड हुई हैं। और हेल्दी के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि वाल्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और उसके अंदर फ्लूइड और ब्लड सेल भी मौजूद नहीं हैं। अब हमने जो है नीचे टेबल देखना है और बताना है एल्वियोलर सैक्स 1 and 2 रिप्रेजेंट। अब ये डिजीज़ हमने इनमें से जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि एम्फाइज़मा और नमूनिया के अंदर क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ऊपर जो है दोनों को देख लिया, एक के अंदर जो है वो वाल्स डैमेज हो चुकी हैं और दूसरे के अंदर आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि ब्लड और फ्लूइड जो है वो भर चुका है। तो ये कंडीशन जो है वो ABCD ऑप्शन में से किस में ठीक है, एस्थमा, ब्रोंकिट्स, एम्फाइज़मा या नमूनिया में से। तो अगर आपने इन कंडीशंस को जो है वो पढ़ा हो तो आपको पता है कि नमूनिया के अंदर ऐसा होता है कि फ्लूइड जो है वो हमारे एल्वियोलर जो सैक्स हैं उनके अंदर भरना शुरू हो जाता है, और इसी तरह जो एम्फाइज़मा है उसके अंदर हमारी एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। 24th MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है द गिवन स्टेप्स अकर ड्यूरिंग ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि ब्रीदिंग के दौरान होते हैं। कौन कौन से? साइज़ ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज़, प्रेशर जो है लंग्स में डिक्रीज़ करता है, मसल ऑफ डायफ्राम रिलैक्स करते हैं, रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द स्टेप विच टेक प्लेस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मीन जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, तो इन स्टेप्स में से तब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? साइज़ ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज़। जी, साइज़ ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज़ होगा तो अंदर से जो हमारे सांस है वो बाहर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि अंदर जो है वो एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो साइज़ कम हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है चेस्ट कैविटी का, अंदर हवा पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, एयर प्रेशर इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो वो बाहर को निकलेगी। तो 1 वाला जो है ट्रू है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीज़, तो ये मैंने अभी बताया है कि एयर प्रेशर जो है या लंग्स प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए ताकि एयर बाहर को निकले। नंबर 3 है द मसल्स ऑफ डायाफ्राम रिलैक्स। जो मसल हैं डायाफ्राम के वो रिलैक्स होंगे। तो आपको पता है कि डूम शेप होता है डायाफ्राम इस तरह से, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस तरह हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो अंदर स्पेस है वो इंक्रीज़ होती है। अब हमने सांस बाहर निकालना है तो स्पेस कम करनी है, तो इट्स मीन रिलैक्स होकर वापस अपनी इसी डूम शेप हालत में आ जाएगा। तो 3 वाला भी ट्रू है। रिब मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, तो अपवर्ड अगर मूव करेंगे तो फिर तो एयर की स्पेस अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी, इस वजह से लो होने चाहिए। तो 4th वाला भी ट्रू नहीं है। तो 1 और 3 हमारे पास ट्रू हैं। तो बी ऑप्शन में 1 and 3 मेंशन है, बी ऑप्शन आपका मार्क होगा। नेक्स्ट 25th को देखें, द केमिकल रिएक्शन दैट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम इज़। एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम चाहिए किस केमिकल रिएक्शन में? ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें ये पता है कि लीवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है, जो कि जाके फैट्स की मेटाबॉलिज्म या फैट्स की जो ब्रेक डाउन है उसमें हेल्प आउट करती है। तो या हाँ जी, तो ब्रेक डाउन ऑफ फैट लीवर से जो प्रोड्यूस होती है बाइल, उसमें एंजाइम होते हैं जो कि फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। इट्स मीन कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम ए ऑप्शन में यूटिलाइज हो रहे हैं। बाकी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद इन सेल हो रही है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी विद इन सेल हो रहे हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी सेल के अंदर ही हो रही है। तो ए ऑप्शन जो है हमारे पास ट्रू है। हमारा जो लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है, और रिलीज़ कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और वहाँ पे जाके ये फिर ब्रेक डाउन या इमल्सीफाई करती है फैट्स को। नेक्स्ट अब हम जो है 26th MCQ पे मूव करते हैं। द गिवन
ग्राफ शो द ऑक्सीजन कंजप्शन ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज। अगर हम इसको देखें तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन स्टार्ट में कम है, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हुई है और लास्ट पे फिर अगेन कम हो गई है। तो अब हमने इसमें पूछा क्या जा रहा है, विद रेफरेंस टू द गिवन ग्राफ जी, तो इसमें हमने बताना है विद रेफरेंस टू द गिवन ग्राफ द पीरियड ऑफ स्ट्रेनस एक्सरसाइज वुड बी फ्रॉम, यानी सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज जो है हैवी वो किस टाइम के दौरान की है। तो वाज़े हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 10 से जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन स्टार्ट हुई है और 15 तक जो है तकरीबन वो हाईएस्ट कंजम्पशन होती रही है। तो इट्स मीन 10 to 15 वाला जो टाइम है, यानी कि बी ऑप्शन, इसमें 10 to 15 मेंशन है, ये वाला ट्रू है। बी ऑप्शन को हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट अब मूव करते हैं 27th MCQ है, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है जिसमें सबस्ट्रेट जो है आपको नज़र आ रहा है और प्रोडक्ट है। विद रेफरेंस टू लॉक एंड की मॉडल द एंजाइम दैट कैन कैटालाइज दिस रिएक्शन इज़, इनमें से कौन सा एंजाइम जो है इस रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है। तो लॉक एंड की मॉडल हमें क्या बताता है कि स्पेसिफिक शेप होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पेसिफिक शेप आपको किसकी नज़र आ रही है जो कि इस जो रिएक्शन है इसको कैटालाइज कर सकता है। तो प्रोडक्ट की शेप देखें जिसमें सबस्ट्रेट और जो एंजाइम दोनों सबस्ट्रेट जो हैं आपस में बाइंड होके इकट्ठे हुए हैं, उनको किस तरह का एंजाइम जो है उसने कैटालाइज किया होगा। तो यहाँ पे हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि जो सी टाइप का एंजाइम है इसकी शेप बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ लॉक एंड की तरह फिक्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम 28th MCQ पे मूव करते हैं। 28th MCQ को देखें तो इसके अंदर अगेन हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर द ग्राफ शो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। टेम्परेचर जब कम था तो रेट भी कम था, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ 30, 35 या 37 तक जो है वो मैक्सिमम टॉप लगा है हाई रेट का। उसके बाद जो है हमारे पास डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के बावजूद। तो यहाँ पे अब हमने बताना है टेम्परेचर रेंज एट विच सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विल नो लॉन्गर फिट इनटू एंजाइम इज़, इसमें से कौन सी टेम्परेचर रेंज है जिसके अंदर एंजाइम के मॉलिक्यूल जो हैं वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जो हैं वो एंजाइम के अंदर फिट नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम देखें तो लास्ट पे करके जो आपको नज़र आ रही है रेंज हमारे पास 50 से 60, वो हमारी ऐसी रेंज है जिसके अंदर फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम जो हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। डीनेचर मीन के उनके मॉलिक्यूल अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको लूज़ करना शुरू कर देंगे। तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे 50 to 60 डिग्री सेल्सियस ये ट्रू है, इसको आपने मार्क करना है। नेक्स्ट अब हम 29th MCQ को देखते हैं। इसके अंदर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ लेरिंक्स एंड द स्टेट ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग द स्वॉल्विंग ऑफ फूड। आपको आइडिया होगा कि फूड को जब स्वॉलो करना है तो लेरिंक्स जो है वो ऊपर मूव करेगी और जो ट्रैकिया का पैसेज है उसे क्लोज़ करना पड़ेगा ताकि एयर वाले पैसेज में एंटर ना हो जाए फूड। तो यहाँ पे बी जो है हमारे पास वो ट्रू ऑप्शन है, अप एंड क्लोज। तो बी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब हम 30 MCQ पे मूव करते हैं। इसमें पूछा गया इन प्लांट द मॉलिक्यूल दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम आयन इन सॉइल इज़, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो मैग्नीशियम के कमी की वजह से डायरेक्टली अफेक्ट होगा। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम जो है वो सेंट्रल जो है वो मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है किसका, क्लोरोफिल का। जिस तरह हमारे अंदर रेड ब्लड सेल जो हैं उनका सेंट्रल पार्ट जो है वो क्या है, आयरन की कमी की वजह से रेड ब्लड सेल जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब होती है। वैसे ही क्लोरोफिल की जो कंस्ट्रक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए मैग्नीशियम आयन जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है। अगर मैग्नीशियम आयन नहीं होंगे सॉइल में तो क्लोरोफिल की प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है इसको आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब हम 31 MCQ पे मूव करते हैं। 31 MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है व्हाट विल हैपन इफ़ द ह्यूमन स्टमक इज़ अनएबल टू सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो आपको पता है स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो दो काम मेन करता है। नंबर 1 तो ये है कि जो फूड के अंदर बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं उनको किल करता है। नंबर 2 क्या है, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसे एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, यानी पेप्सिन वगैरह। तो प्रोटीन जो है उसकी डाइजेशन स्टार्ट करने के लिए हमें पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो अगर HCl प्रोड्यूस नहीं होगा तो एक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है, पेप्सिनोजिन विल रिमेन इनएक्टिव। बाकी आपको पता है लिपिड, माइलेज और स्टमक मसल का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। स्टमक के अंदर मेनली प्रोटीन की डाइजेशन होनी होती है। 32 MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है फॉलोइंग आर डिजीज़ दैट आर रिलेटेड टू डाइटरी हैबिट्स। हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन आ जाती है इसमें, और इसी तरह इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन। कोलोन क्या है, बेसिकली ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पोर्शन है। इसी तरह इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट इज़ मोस्ट लाइकली टू डेवलप द गिवन डिजीज़। इनमें से कौन सी जो डाइट है वो मोस्टली इस ऐसी डिजीज़ को प्रोड्यूस कर सकती है हमारे अंदर। तो यहाँ पे अ डाइट विद लो फाइबर, अ डाइट विद लो सोडियम लेवल, अ डाइट विद मॉडरेट शुगर कंटेंट, अ डाइट विद मॉडरेट अनसैचुरेटेड फैट। तो आपको पता है फाइबर जो है ये एक ऐसा हमारी बॉडी के अंदर या हमें फूड से मिलने वाला न्यूट्रिएंट है जिसे हम न्यूट्रिएंट बोलते भी हैं और नहीं भी बोलते, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी बॉडी में कोई जो है वो उसके अंदर कोई चीज़ ग्रो नहीं करवाता या उसका पार्ट नहीं बनता, बल्कि बस इतना सा काम होता है इसका कि ये वाटर को अब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है उसके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर इजीली जो फूड मटेरियल है वो मूव कर सकता है, वहाँ पे चिपकता नहीं है, और हम कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन, इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम और हार्ट डिजीज़ वगैरह से बच जाते हैं। तो ए ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 33 MCQ पे। इसमें पूछा जा रहा है ज़हीर गट इज़ अनएबल टू absorb mineral salt and water from the undigested food because of an abnormality in his stomach, esophagus, large intestine, small intestine। तो आपको पता है कि जो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल साल्ट है वो कहाँ पे होती है, वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसकी वो एबनॉर्मल है, इस वजह से जो है ये काम नहीं हो रहा। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रही होती है और अब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स की होती है, वाटर और साल्ट्स की नहीं। वाटर और साल्ट्स जो हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होते हैं। 34th MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द साइट ऑफ एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन। अब ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो दो एंजाइम हैं इनकी कहाँ पे ये साइट ऑफ एक्शन इनकी कहाँ पे है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है 34th MCQ में। ट्रिप्सिन जो है आपको पता है ड्यूडिनम के अंदर होता है और पेप्सिन अभी हमने बात की थी स्टमक के अंदर मौजूद होता है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यूडिनम, ट्रिप्सिन और इसी तरह जो है स्टमक के अंदर पेप्सिन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ट्रिप्सिन जो है वो ड्यूडिनम के अंदर होता है और वहीं पे स्टमक के अंदर पेप्सिन मौजूद होता है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 35 MCQ पे। 35th MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है द सेल दैट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। वो वाले सेल हमने बताने हैं जो कि ट्रांसपोर्ट, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। बेसिकली जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलोकेशन के अंदर। ट्रांसपायरेशन में वाटर की मूवमेंट है, लेकिन ट्रांसलोकेशन फूड की मूवमेंट है। तो बेसिकली ट्रांसलोकेशन के अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल मौजूद होते हैं, ये आपको पता है फ्लोएम का पार्ट है, ठीक है। फ्लोएम के इर्द गिर्द कंपेनियन सेल होते हैं और सीव ट्यूब फ्लोएम सेल के मेन एलिमेंट्स हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा ट्रू है। बाकी जो वेसल्स हैं वो तो जाइलम का पार्ट होते हैं, इस वजह से ये वाला सी ऑप्शन भी नहीं है, और वेसल्स ऊपर ए में भी हैं, इस वजह से वो भी नहीं है। और सीव ट्यूब्स और ट्रैकिड्स में ट्रैकिड्स भी जो हैं वो आपको पता है कि जाइलम का मेन पार्ट है, ना कि फ्लोएम का। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 36th MCQ पे। 36th MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है ड्यूरिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू एट्रिया एंड वेंट्रिकल ऑफ ह्यूमन हार्ट, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज व्हेन द ब्लड प्रेशर इज़।
एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल जो हैं वो कब बंद करते हैं या क्लोज होते हैं? जब ब्लड प्रेशर जो है वो हायर होता है एट्रिया देन एओर्टा में, हायर होता है वेंट्रिकल देन एओर्टा में, या लोअर होता है एओर्टा में देन पल्मोनरी आर्टरी, या लोअर होता है वेंट्रिकल में देन पल्मोनरी आर्टरी। तो आप लोगों को पता है इसमें कि हायर होता है वेंट्रिकल देन एट्रिया में। वेंट्रिकल में जो है उस वक्त ब्लड प्रेशर हायर होता है जबकि एट्रिया में कम होता है। तो बी ऑप्शन जो है हमारे पास ये ट्रू है। इसको अगर मैं समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। चारों जो इसमें जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और इसी तरह लेफ़्ट एट्रियम और राइट एट्रियम जो है इन सब का आपको फंक्शन अच्छे से पता होना चाहिए। 37 MCQ को देखते हैं। इन प्लांट एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन काजेस। अगर प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो, ट्रांसपायरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव, यानी स्टोमेटा से जो वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है उसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ टर्जिडिटी इन लीव सेल, इंक्रीज इन द सेलर रेस्पिरेशन, इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम फ्लोएम और जाइलम टिश्यू। तो हमें पता है कि अगर ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा तो टर्जिड नहीं रहेगा लीव का सेल, क्योंकि लीव का सेल टर्जिड कैसे रहता है? उसके अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है जिसके अंदर सेल सैप होता है और सेल सैप के अंदर मेनली वाटर होता है। तो वाटर ही अगर निकल जाएगा तो उसकी टर्जिडिटी इफेक्ट होगी। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रू है, इसको आप मार्क कर लें। 38th MCQ को देखते हैं। इसके अंदर पूछा जा रहा है द ब्लड वेसल विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ठीक है, ऐसी ब्लड वेसल जो कि डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है या गंदा खून भी जिसे बोलते हैं हम, वो लोअर बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेके आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लोअर से लेके आना है तो इन्फीरियर है। और वीना कैवा का आपको पता है कि वो मेन जो है जिसको आप बोलेंगे कि वेन है जो लेके आती है ब्लड को हार्ट के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो बी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रू है, बी को मार्क कर लें। 39th MCQ पे मूव करते हैं। 39th MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है इन द गिवन टेबल शो ब्लड रिपोर्ट्स ऑफ 4 इंडिविजुअल ABCD। हमारे पास 4 टेबल हैं, उनको हमने देख के बताना है कि with reference to changes in the count of blood cell, the blood report of the individual that indicate presence of bacterial infection is। इनमें से कौन सा जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान एक वाइट ब्लड सेल, आपको पता है डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, वो एक्टिवेट होगा। उसकी प्रोडक्शन जो है वो एक तो इन्हेंस होनी चाहिए, और नंबर 2 पे न्यूट्रोफिल जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं उसी टाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे, तो उनकी तादाद भी जो है वो इंक्रीज़ हुई होनी चाहिए। लिम्फोसाइट जो हैं उनका काम क्या होता है? वो बेसिकली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, मेमोरी सेल बनाते हैं जो कि नेक्स्ट अगर दोबारा अटैक करेगी तो उसके लिए एक आर्मी बनाते हैं। उनकी उस वक्त तादाद जो है वो ज़्यादा होना लाजमी नहीं है। तो अगर हम चारों रिपोर्ट्स को देखें तो इसके अंदर हमें जो ज़्यादा एलिवेटेड नज़र आ रहा है WBC और न्यूट्रोफिल, वो ए के अंदर ही नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14,000 मिलीमीटर क्यूब जो है वो WBC हैं, जबकि रेंज में कितने होने चाहिए? 4,000 से 11,000, तो ये अबव ही हैं। इसी तरह न्यूट्रोफिल 50 से 70% होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 88 ऑलमोस्ट 90% के करीब हैं। बाकियों में देखें तो न्यूट्रोफिल जो हैं वो रेंज के अंदर ही हैं। इट्स मीन 61%, 40, 50%, तो वो उनके अंदर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंडिकेट नहीं हो रहा। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका ट्रू है, ए को मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब हम लास्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो है स्ट्रक्चर दिया गया है हार्ट का, और इसके अंदर जो है हमने फाइंड आउट करना है गिवन स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ से ब्लड जो है वो एंटर हो रहा है राइट एट्रियम, फिर यहाँ से वेंट्रिकल में आ गया, और वेंट्रिकल से आगे जाना है इसके थ्रू ऊपर लंग्स में। तो ये लंग्स की तरफ लेके जा रही है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसको अब हम देखते हैं नीचे। Which of the following option is correct about the concentration of carbon dioxide and blood pressure in the vessel labeled as Y? इसके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा होगी? आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड जो है वो ब्लड में आ रहा है, और यहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड ही ऊपर को मूव करेगा किस साइड पे? लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो हाई होगी। इसी तरह जो ब्लड प्रेशर यहाँ पे लो होता है, आपको भी पता है। तो सी जो ऑप्शन है वो ट्रू है, हम सी को मार्क करेंगे।
जी तो अगेन इसको देख लीजिए, ये मेन पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके जा रही है कहाँ, लंग्स में, फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो आपको समझ आए होंगे एमसीक्यूज़। अगर आपको समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको बाकी भी पास्ट पेपर जो हैं उनका सोल्यूशन भी आप तक पहुंच सके।